Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 10th of June 2020. तो 10 जून 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, दोज हु वांट टू जॉइन द टेम्स पोर्टल और दोज हु वांट टू गेट द करंट अफेयर्स पीडीएफ, दे कैन गेट दैट फ्रॉम द लिंक्स गिवन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो. इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी है और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी लिंक दी है. तो आप वहाँ से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर ले. दे विल बी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन ऑनली. तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे. बीच में टेलीग्राम की लिंक काम नहीं कर रही थी, बट नाउ द लिंक विल बी वर्किंग. तो आप नीचे वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपनी तरफ से. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. पहले आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एडजर्नमेंट मोशन. एडजर्नमेंट मोशन से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया, आपको बताना कौन सा सही कौन सा गलत. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट ओनली टर्मिनेट्स अ सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नॉट अ सेशन ऑफ द हाउस. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, राज्यसभा इज नॉट परमिटेड टू मेक यूज ऑफ दिस डिवाइस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन. तो थिंक ऑफ द आंसर एंड नाउ लेट मी टेल यू द आंसर. आंसर फॉर दिस विल बी बी, because adjournment motion is introduced in the parliament to draw attention of a house to a definite matter of urgent public importance. It needs support of 50 members to be admitted. It interrupts the normal business of the house. It is regarded as an extraordinary device. It involves the element of censure against the government, and hence Rajya Sabha is not permitted to make use of this device. Okay, and एडजर्नमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम, ये याद रखिएगा. अभी जो ऊपर स्टेटमेंट 1 था वो एडजर्नमेंट के लिए स्टेटमेंट था, इसलिए उसको नहीं होगा. एडजर्नमेंट मोशन इज़ डिफरेंट. सेकेंड क्वेश्चन इज, स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज 2019 वॉज पब्लिश रिसेंटली बाय. ऑप्शन आर ए यूनेस्को, बी नीति आयोग, सी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डी नन ऑफ द अबव. थिंक ऑफ द आंसर एंड नाउ लेट मी टेल यू द आंसर. आंसर फॉर दिस विल बी ए, यूनेस्को इसका आंसर होगा. तो ए रहेगा आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, तपन रे कमेटी समटाइम सीन इन न्यूज रिसेंटली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस. तपन रे कमेटी इनमें से कौन से पर्पस को सॉल्व करने के लिए बनाई गई थी? ऑप्शंस आर ए, टू सजेस्ट द रिवैम्पिंग ऑफ पीएम नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, बी, टू स्टडी इशूज इन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सी, टू रिव्यू द फ्रेमवर्क ऑफ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, एंड डी, नन ऑफ द अबव. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, टू स्टडी द इशूज इन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. ओके, नहीं, सी होगा इसका आंसर, टू रिव्यू द फ्रेमवर्क ऑफ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज. ओके, टू रिमेंबर दैट द आंसर विल बी सी, टू रिव्यू द फ्रेमवर्क फॉर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज इसका करेक्ट आंसर होगा. ठीक है ना. कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज के लिए जो इशूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए इसको बनाया गया था. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था इस वर्किंग ग्रुप को, तपन रे कमेटी का. ठीक है ना. आंसर विल बी सी, टू रिव्यू द फ्रेमवर्क फॉर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज. ओके, let's start with the news analysis part. The first news is India China agrees to ease standoff. अब यहाँ पे देखो बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, एक एक करके अपन सारे पॉइंट देखेंगे. इंडिया और चाइना ने फाइनली बोला कि बायलेटरली हम डिस्कशन एंड टॉक्स के थ्रू पूरे इशूज़ को सॉर्ट आउट करेंगे. अब याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा कौन कौन से एस्केलेशन के पॉइंट्स हैं. यहाँ पे 5 पॉइंट है जो कि मेजर एस्केलेशन पॉइंट्स है. अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे गलवन एरिया में 3 पॉइंट है, PP14, PP15 एंड PP17. चौथा डिस्प्यूट का पॉइंट है पेंगोंग सो एंड 5वां है चुसुल. ओके, तो ये 5 पॉइंट है. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये PP क्या है, PP14, PP15 क्या है? तो PP स्टैंड्स फॉर पेट्रोलिंग पॉइंट. ओके, याद रखिएगा, PP का मतलब होता है पेट्रोलिंग पॉइंट. तो PP14 जो है वो गलवन वैली का है, PP15 जो है 114 ब्रिगेड एरिया का है, एंड PP17 हॉट स्प्रिंग एरिया का है. तो ये 3 पॉइंट है. PP14 गलवन वैली है, PP15 आपका 114 ब्रिगेड एरिया है, एंड PP17 आपका हॉट स्प्रिंग वाला एरिया है. तो ये पेट्रोलिंग पॉइंट कहलाते हैं यहाँ पे, जहाँ पे इंडिया और चाइना का एस्केलेशन बढ़ गया है. सबसे पहले डिस्कशन हुआ है इन 5 पॉइंट्स के डी एस्केलेशन का. पेंगोंग सो में अभी बिल्कुल ये नहीं पता कि क्या होगा, क्योंकि पेंगोंग सो जो है वहाँ पे मैंने पहले बताया रिज लाइक माउंटेन रेंजेस आते हैं जिनको फिंगर्स इन द लेक कहा जाता है. फिंगर्स इन द लेक इंडिया जो क्लेम करता है, फिंगर 8 तक क्लेम करता है अपनी टेरिटरी, और फिंगर 4 तक कंट्रोल करता है, पेट्रोलिंग करता है. लेकिन चाइना के साथ स्कम्शेस हुए तो चाइना ने
चाइना की ट्रूप्स फिंगर 4 पर आ गई। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो कि अभी इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है। कोई भी डिस्कशन नाकुला रीजन के लिए नहीं हुआ है। नाकुला सिक्किम में है तो वहाँ पे टेंशन अभी भी है उसी तरीके से, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। टॉक्स एट अनदर लेवल ओवर द नेक्स्ट 10 days फॉर PP 15, 17 एंड चुसुल। तो यहाँ के लिए बातचीत ज़रूर हो रही है। एंड नो टॉक्स हैव डिसाइडेड येट एट पेंगोंग सो, कोई बातचीत अभी पेंगोंग सो के रीजन के लिए नहीं हुई है। पार्शियल डिसंगेजमेंट बिगिंस एट द गलवन एरिया, गलवन एरिया में पार्शियल डिसंगेजमेंट जरूर शुरू हो गया है। आपको थोड़ा सा मैं और डिटेल में ले चलता हूँ, यहाँ पे थोड़ा मैप दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, आपको ये मैप दिखाते हैं। ये अक्साई चीन वाला रीजन है, ओके, ये अक्साई चीन वाला रीजन है। इसके अलावा यहाँ पे काराकोरम रेंजेस आएंगे। उसके बाद यहाँ पे दौलत बेग ओल्डी, जो यहाँ पे DBO जो इंडिया के अंदर आती है, देखो इंडिया की टेरिटरी में आती है, DBO वाली है। अक्साई चीन में भी नहीं आती, DBO वाले दौलत बेग ओल्डी। इंडिया ने इसीलिए कहा है कि जो दौलत बेग ओल्डी DBO रोड है वो कंस्ट्रक्शन उसका जारी रखेंगे, क्यों? क्योंकि वो इंडियन टेरिटरी में आती है। फिर आपको ये गलवन वाला दिख रहा होगा, ये गलवन रीजन है, ठीक है ना। इसके बाद आपको ये लद्दाख में यहाँ पे पेंगोंग सो लेक है, देखो ये आपकी पेंगोंग सो लेक है। देन यहाँ पे आपको अंदर ही इंडिया में चुसुल आपको मिलेगा, स्पंगूर भी यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये चुसुल पेंगोंग सो यही वाले रीजन है, यहीं पे पूरा जो इशू है, जबकि ये पूरा इंडिया का एरिया है, फिर भी चाइना जो है वो बार बार इशू क्रिएट करता है। DBO रोड भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मैप था जो कि इम्पॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप एज वेल। तो अभी क्या है, बेसिकली इंडिया ये चाहता है कि 5 मई के पहले का जो स्टेटस था वो आप मेंटेन कर रखें। PLA ट्रूप्स का फुल विड्रॉल हो फ्रॉम द 5 पॉइंट्स जो कि हमने डिस्कस किए। रिमूवल ऑफ टेंट्स एंड व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट्स पिच्ड एट वेरियस पॉइंट्स। देन ड्रॉ डाउन ऑफ फाइटर बॉम्बर्स, रॉकेट फोर्सेस, एयर डिफेंस राडार्स एंड जैमर्स एंड ट्रूप बिल्डअप इन द चाइनीज साइड ऑफ LAC। तो चाइना ने अपने साइड पे तो फाइटर बॉम्बर, रॉकेट फोर्सेस, एयर डिफेंस राडार इन सबको भी ला लिया था। तो पता नहीं काई चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो लोग। तो ये देखना, इंडिया ने कहा है कि हम कंस्ट्रक्शन जारी रखेंगे दौलत बेग ओल्डी रोड का, क्योंकि वो हमारी इंडियन साइड में आती है। माइग्रेंट शुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है कि दैट माइग्रेंट जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे अपने घर जाने का कोशिश किया और लॉकडाउन को ब्रेक किया, दे शुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड, ठीक है ना। तो जस्टिस अशोक भूषण द्वारा लिया गया था ये डिसीजन। उन्होंने कहा कि सेंटर एंड स्टेट शुड विड्रॉ एनी कंप्लेंट्स और प्रोसिक्यूशन लॉज्ड अगेंस्ट द माइग्रेंट लेबर्स who had set out on foot from big cities for their native villages to escape starvation, unemployment and disease during the pandemic। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति जो कि लॉकडाउन के टाइम पे अपने घर जाने का प्रयास किए हैं और उन्होंने लॉकडाउन को तोड़ा है, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल मतलब कि उनके खिलाफ जो भी कंप्लेंट है वो सेंटर को और स्टेट को विड्रॉ कर लेनी चाहिए। तो ऐसा ये कहा गया है इस ऑर्डर में, ठीक है ना। द कोर्ट सेट दैट सोसाइटी ऑन अ होल वाज मूव्ड बाय देयर मिजरीज एंड डिफिकल्टीज। तो ये चीज़ है कि उनकी मिजरी और डिफिकल्टीज से पूरी सोसाइटी ही शोभित थी। एंड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज क्या करती बेसिकली, सेक्शन 51 जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, क्योंकि इंडिया में पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ था लॉकडाउन के टाइम पे, तो सेक्शन 51 जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का वो रिलेटेड है रिगार्डिंग दिस कि अगर आप लॉकडाउन को ब्रेक करते हैं तो उसके अंतर्गत आपको आपके ऊपर ऑफेंस किया जा सकता है, क्रिमिनल ऑफेंस, और इसमें 1 साल तक की सज़ा है या फाइन है या दोनों चीज़ें हो सकती है, फाइन प्लस 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट भी होता है, ठीक है ना। तो अंडर सेक्शन 51 ऑफ दिस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो स्टेट है, सेंटर है, उनको ये कंप्लेंट्स विड्रॉ कर लेनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट दे हैव सेड। अब यहाँ पे असम की एक बेसिकली कहना चाहिए, असम में एक ऑयल वेल है बाघजन एरिया में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बाघजन एरिया कहाँ पर है, तो असम में है, जहाँ पर अभी एमिशंस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोजन्स एंड ऑल, ओके। तो ये आपको याद रखना, एरिया बाघजन एरिया। सोशल वैक्सीन इज़ द नीड ऑफ द आर। हर्षवर्धन ने कहा है कि सोशल वैक्सीन जो है वो नीड ऑफ द आर है। सोशल वैक्सीन का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली एक बिहेवियरल चेंज होता है। सोशल वैक्सीन के अंतर्गत बिहेवियरल मेथड्स आते हैं जिसमें आप सोसाइटी में किस तरीके से रहना है इन द टाइम ऑफ पैंडेमिक वो बताते हैं। जैसे कि यू हैव टू फॉलो फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन का यूज़ करना है, फेस मास्क का यूज़ करना है। दीज आर द नीड ऑफ द आर। ये आपको अपने हैबिट में ला लेना, ये आपको अपने कहना चाहिए कि आपका अपने अंदर बसा लेना चाहिए इन सारी चीज़ों को, बिकॉज देन ओनली यू विल बी सेफ। आप इन्हीं चीज़ों से आप सेफ रह सकते हैं और दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो सोशल वैक्सीन इज़ द नीड ऑफ द आर। ट्विटर टू टेस्ट स्नैपियर फ्लीट्स इन इंडिया। अब जैसे कि व्हाट्सएप में स्टेटस होता है जो 24 आवर चलता है, स्टोरी चलती है आपके फेसबुक में, यूट्यूब में भी आपकी स्टोरी आ सकती है, उसी तरीके से ट्विटर ने क्या किया कि एक फ्लीट्स नाम का फीचर रिलीज़ करेगा इंडिया में,
ओके तो 3 कंट्री जहाँ पे पायलट में ये स्टार्ट होगा, इंडिया होगा, ब्राज़ील होगा, इटली होगा, जहाँ पे ये स्टार्ट कर रहे हैं। ट्विटर इज़ रोलिंग आउट दिस फ्लीट्स फीचर। याद रखिएगा, ट्विटर ने ये फ्लीट्स फीचर रोल आउट करने का सोचा है, जो कि जिसमें कि 24 घंटे तक आपकी वो स्टोरी रहेगी, वो रिट्वीट और फिर बाद में लाइक नहीं किया जा सकता आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है ना। तो दिस इज़ द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। यहाँ पे अब कोई न्यूज़ नहीं जिसको हम डिस्कस करें। इस पेज में आ रहे थे BEML's इंटरनल डेटा स्टाफ ईमेल आईडी हैक्ड लीक्ड ऑन डार्क वेब। तो ये जो BEML है इसका मतलब है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ओके, याद रखिएगा BEML PSU है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके जो बिजनेसेस हैं वो डिफेंस प्रोडक्ट, हाई मोबिलिटी व्हीकल्स, इंडियन रेलवे प्रोडक्ट्स और मेट्रो रेल कार्स, इनसे रिलेटेड है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। याद रखिएगा, इनका जो डेटा है वो लीक हुआ है एंड डार्क वेब पे रिलीज़ किया गया है। अब ये जो लीक है ये डिस्कवर किसने किया है? ये साइबर इनकॉर्पोरेशन, जो कि एक ग्लोबल साइबर इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने ये डेटा पता किया है। साइबर इनकॉर्पोरेशन जो है इट्स अ ग्लोबल साइबर इंटेलिजेंस एजेंसी फाउंडेड बाय साइबर एक्सपर्ट बीनू अरोरा। ओके, तो साइबर एक्सपर्ट बीनू अरोरा द्वारा फाउंडेड है ये साइबर इनकॉर्पोरेशन। इट्स अ ग्लोबल साइबर इंटेलिजेंस एजेंसी, याद रखिएगा। एंड इसने ये डेटा के बारे में पता किया है और इसमें जो हैकर है वो R3DROX0X है। वो कहा जा रहा है कि एक पाकिस्तानी हैकर हो सकता है, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। ओके, आगे मूव करते हैं। एडिटोरियल हम लास्ट में देखेंगे, पहले हम देखेंगे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ आइटम जो कि आपको बताना ज़रूरी है। व्हाट इज़ दिस अर्पित? अर्पित इज़ एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन बाय इंडियन एयरफोर्स। याद रखिएगा, अर्पित इज़ एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन बाय इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली डेवलप किया है एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। दिस पोर्ट इज टू बी यूज्ड टू इवैक्यूएट क्रिटिकल पेशेंट्स दैट आर सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। कोविड-19 से जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं उन लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए बेसिकली ये अर्पित बनाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। सेकेंड जो न्यूज़ है वो है इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज हैज़ बीन लॉन्च। इंडिया का पहला ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश हैज़ लॉन्च द फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम है फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट एंड प्रमोट रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। ओके, तो रिसाइकलिंग होगी एंड रीयूज होगा टॉक्सिक वेस्ट का, और ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट रिपोर्ट लॉन्च की गई है। स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट रिपोर्ट ये लॉन्च किया है CSE यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने लॉन्च किया इसको। एंड स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट रिपोर्ट कहा जाता है इसको। ये पब्लिश करता है, ये जो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट है यही एक मैगजीन पब्लिश करता है, डाउन टू अर्थ मैगजीन। अगर आपको पता है तो डाउन टू अर्थ मैगजीन भी यही पब्लिश करते हैं, ठीक है ना। जावेद अख्तर इज़ द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। जावेद अख्तर पहले इंडियन है जिनको कि रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया जा रहा है, एंड ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टू गेट दिस रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, याद रखिएगा। एंड रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड कौन सी फील्ड में दिया जाता है बेसिकली? तो याद रखिएगा, इसको अवार्ड को प्रेजेंट करते हैं बाय द एथीस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका। एक NGO है एथीस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका, वो इस अवार्ड को प्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो कि साइंस स्कॉलरशिप, साइंस और इन्वायरमेंट ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जो कि रेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड साइंटिफिक ट्रुथ को अपहोल्ड करते हैं। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंकिंग इंडिया की 168 है आउट ऑफ 180। येल यूनिवर्सिटी ने इसको रिलीज़ किया है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स को, और उसमें इंडिया की जो रैंक है वो 168 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम हेयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। लास्ट जो न्यूज़ है वो यहाँ पे हम टॉप IITs एंड ISC स्लिप इन ग्लोबल रैंकिंग्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे हुआ है QS रैंकिंग, एजुकेशनल रैंकिंग। आप सबको पता है QS रैंकिंग जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है, उसमें इंडिया के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी पोजीशन डिक्लाइन की गई है। तो QS रैंकिंग अगर आप सबको पूछता है किससे रिलेटेड है, तो ये आपका एजुकेशन से रिलेटेड है। ओके, एंड टॉप 5 जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी IITs हैं एंड ISC है, इनकी रैंकिंग है तो, लेकिन ये जो है इनकी रैंकिंग डिक्लाइन हुई है, ठीक है ना। केवल IIT गुवाहाटी और हैदराबाद है जिनकी रैंकिंग में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। अब इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे ये रैंकिंग निकालती है। सबसे पुअर जिसमें हमको 0 मार्क्स मिले हैं वो पैरामीटर है रेशियो ऑफ इंटरनेशनल फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स, कि क्या रेशियो है आपके यहाँ जो कि इंटरनेशनल फैकल्टी या स्टूडेंट्स का है, उसमें हमको बिल्कुल 0 नंबर मिले हैं, ठीक है ना।
दूसरा जो पैरामीटर जिसमें हम कम गए हैं वो है स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, वहाँ पे भी हमें कम मिले हैं। इसका रीज़न जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि इंडिया में केवल फुल टाइम फैकल्टीज़ को ही फैकल्टी में काउंट किया जाता है, लेकिन अमेरिकन और यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ ये करती हैं कि वो पीएचडी स्टूडेंट्स जो पढ़ा रहे हैं उनको भी इंक्लूड कर लेती है रिसर्च असिस्टेंट के रूप में, उन सबको प्रोफेसर फैकल्टी के रूप में ही एक्सेप्ट कर लेती हैं। इस कारण से वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रेशियो आता है, लेकिन हमारा रेशियो कम आता है, ठीक है ना। अगर इंडिया की तरफ से बेस्ट इंस्टीट्यूट आप पूछे कौन सा रहा, तो IIT बॉम्बे रहा, जो कि टॉप इंस्टीट्यूशन रहा, ओके। उसके बाद रहा IISc, जिसने कि IIT दिल्ली को पीछे कर दिया। लेकिन IIT बॉम्बे की जो रैंकिंग है वो 152 थी पहले, अब 172 हो गई है। IISc की रैंकिंग जो है 185 थी, IIT दिल्ली की रैंकिंग 193 थी, IIT मद्रास की 275 थी, एंड IIT खड़गपुर एंड IIT कानपुर की जो रैंकिंग थी वो 300 से बाहर चली गई थी, टॉप 300 में नहीं थे वो, ठीक है ना, याद रखिएगा। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स ऑफ द डे। हम एडिटोरियल सेक्शन में आ जाते हैं, जिनमें हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल्स को, ओके। तो यहाँ पे जो पहला एडिटोरियल है वो है द एनाटॉमी ऑफ एंटी ब्लैक रेसिज्म, ओके। अब यहाँ पे होता है कोई ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा अच्छा आर्टिकल नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको मिले, लेकिन इन्होंने क्या क्या रेसिज्म की एक बहुत अच्छी थ्योरी थोड़ा दी है कि क्या सिर्फ कलर बताना ही क्या रेसिज्म होता है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ऑथर ने यहाँ सबसे पहली बात तो ये क्लियर की कि साइटिंग द कलर ऑफ स्किन इज़ नॉट एग्जैक्टली रेसिज्म। अगर आप सिर्फ कलर ऑफ स्किन की बात करें तो वो एग्जैक्टली रेसिज्म नहीं होता, दिस इज़ नॉट द आइडिया ऑफ रेस, ओके। ये रेस को भी डिफाइन नहीं करता है कलर ऑफ द स्किन। जैसे फॉर एग्जांपल ऑथर ने यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि इंडियन माइथोलॉजी, अगर आप लॉर्ड कृष्ण को देखें तो ही इज़ हैविंग श्याम वर्ण, जो कहा जाता है कि श्याम वर्ण है, तो ही इज़ डार्क स्किन ऐसा कहा जाता है। एंड दिस डिस्क्रिप्शन हैज़ इवेल्युएटिव कॉनोटेशन एंड बीइंग कॉन्शियस ऑफ द कलर ऑफ अ पर्सन or your own or for any other may be pretty innocent and it is not exactly what is race or idea of race or what is racism। यहाँ पे ऑथर आइडिया ऑफ रेस की बात करता है। आइडिया ऑफ रेस क्या है? ऑथर ने कहा है कि जब आप बॉडीली फीचर्स जैसे कि कलर, शेप ऑफ नोज, आइज़, लिप्स, इन सबको परमानेंटली क्लम्प टुगेदर कर दो और ह्यूमन बींग्स को क्लासीफाई करना शुरू कर दो इनटू दीज डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल क्लस्टर्स, तब आपकी रेस का जन्म होता है, ठीक है ना। जब आप इन सारे फीचर्स को क्लम्प करके उनको किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीपल के साथ एसोसिएट करना शुरू कर दो, तो जाके आपका आइडिया ऑफ रेस शुरू होता है। ये एक बायोलॉजिकल फीचर है, बायोलॉजिकल मतलब कि आप एक बोलना तो कि दीज पीपल हैव केम फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल डिसेंट। आप बोलना तो कि ये जो लोग हैं ये एक तरीके के लोग हैं और एक डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल डिसेंट से आए हैं, ठीक है ना। देन यहाँ पे क्या होता है, लोगों को इस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स में क्लम्प टुगेदर कर दिया जाता है, ठीक है। वन ग्रुप इज परमानेंटली डिफरेंट फ्रॉम अदर। क्यों परमानेंटली डिफरेंट होता है? क्योंकि ना तो आप अपने कैरेक्टर छोड़ सकते हो, ना ही आप दूसरे के कैरेक्टर ले सकते हो अगर वो आपके अंदर नहीं है तो, ठीक है ना। ये होता है आइडिया ऑफ रेस। द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस इनटू डिफरेंट रेसेस इज नेसेसरी बट फार फ्रॉम सफिशिएंट। अब ये तो आइडिया ऑफ रेस हो गया, लेकिन अभी भी ये रेसिज्म नहीं है, अभी भी ये रेसिज्म नहीं है। रेसिज्म कब शुरू होगा? जब इन बायोलॉजिकल फीचर्स के साथ आप एसोसिएट कर लोगे दूसरी चीज़ों के, ठीक है ना, जैसे कि उनके कल्चर, एथिक्स, इन सबको फिक्स करना शुरू कर दोगे कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो इस तरीके से ही बिहेव करते हैं, यहाँ से आने वाले लोग इस तरीके का ही कैरेक्टर रखते हैं, या अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का है या इस तरीके के फीचर्स एंड ट्रेट्स कैरेक्टर्स हैं तो उसका जो कल्चर होगा, उसका जो एथिक्स होगा वो डेफिनेटिव होगा। आप जब ये सारी चीज़ें प्री एज्यूम करना शुरू कर देते हैं और उनके बेसिकली सोशल बिहेवियर को या उनके एथिकल बिहेवियर को, मॉरल बिहेवियर को, मॉरल वैल्यूज़ को डिफाइन करना शुरू कर देते हो बेस्ड ऑन देयर डिसेंट, तो फिर रेसिज्म की फिलॉसफी शुरू होती है। दूसरा जो है पॉइंट वो है रेशियल कल्चर्स एंड एथिकल सिस्टम्स आर हायरार्किकली अरेंज्ड, ओके। मतलब कि क्या होता है कि जब हम रेसिज्म तब शुरू होता है जब हम एक रेस जो खुद को सुपीरियर बताना शुरू कर देती है दूसरों से, ओके। जब एक तरीके के लोग खुद को ज़्यादा वो बता रहे हैं। अब यहाँ पे भी दो कॉनोटेशन है, इसके भी दो कॉनोटेशन है। जैसे कि एक में क्या होता है कि एक में ऐसा बोला जाता है कि दूसरी रेस के लोग को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जैसा कि आपने जर्मनी में देखा था, ओके। जर्मनी में क्या देखा था हमने? जर्मनी में ये देखा कि उन्होंने कह दिया कि जो ज्यूस हैं उनके साथ हम को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। अगर को एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते तो फिर वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे होलोकॉस्ट हुआ। दूसरा जो आइडिया है वो ये है कि हम एग्जिस्ट तो कर सकते हैं लेकिन मात्र एग्जिस्ट ही कर सकते हैं, अदरवाइज उनको कोई अपने साथ मतलब कि
इस तरीके से रखना, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो ये आपका अमेरिका में प्रिवेलेंट है, जहाँ पे वो एंटी ब्लैक तरीके का एक स्टिग्मेटाइजेशन चलता है, वो वहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो ये है आइडिया ऑफ रेस एंड रेसिज्म। रेसिज्म मैंने बताया आपको कब शुरू होता है, ये कुछ ऑथर ने यहाँ पे आइडिया दिया था, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है अभी भी अमेरिका में। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट आप देखेंगे। बहुत सारे क्रिमिनल केसेज हैं, जैसे कि अगर आप देखो तो अमेरिका में जो ब्लैक डिफेंडेंट्स हैं उनको लगभग डेथ सेंटेंस 291 केसेस में दी जा चुकी है। वहीं पे अगर आप देखें वाइट डिफेंडेंट्स जो हैं उनको केवल 21 केसेस में डेथ पेनल्टी दी गई है। तो ये अगर आप देखो तो आपको समझ में आता है कि कितना ज़्यादा वहाँ पे अभी भी प्रिवेलेंट है, इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। दूसरा आर्टिकल हम देखेंगे, बीइंग वोकल ऑन द राइट लोकल। अब इस आर्टिकल में ऑथर ने क्या बोला कि ठीक है, आपने प्रधानमंत्री ने ये तो बोल दिया कि गो लोकल है, ये सारी चीज़ें, लेकिन गो लोकल में भी एक राइट लोकल है, एक रॉन्ग लोकल है। तो वो क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। ऑथर ने जो रॉन्ग लोकल बोला है वो ये बोला कि अगर आप लोकल चीज़ों को सिर्फ इस तरीके से बढ़ावा देंगे कि आप टैरिफ में चेंज कर दो, आप कोटाज में चेंज कर दो, आप उनके मतलब कि जैसे कि जो ये रेट्स है, टैक्सेस है, इन सब को चेंज करके कुछ अपने लोकल को प्रमोट करो, तो ये जो है ये रॉन्ग लोकल है। जो राइट लोकल है वो है विलेज। देखो अब ऑथर ने समझाया था कि लॉकडाउन में जो विलेज डेमोग्राफी है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। ऐसे एम्प्टी विलेजेस भी हैं जो कि हिमालयन फुदल्स में रहते थे, विलेजेस थे, वहाँ तक लोग आ गए हैं, वहाँ भी पॉपुलेशन आ गई है, ठीक है ना। तो ये जो है ये सब बहुत ज़्यादा गाँवों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है, लोकल लेवल पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लो हुआ है। तो अगर आप देखो कि जो लोग अभी 2 महीने के इस ट्रॉमा के बाद रीयूनाइट हुए अपनी फैमिली के साथ, वो बहुत दिनों तक अपने घर में रहने वाले हैं, तो वो क्या करेंगे, वो लोकल में ही अपनी लाइवलीहुड को ढूंढेंगे। तो अगर आप सच में इस तरीके से गो लोकल कह रहे हो तो आपको स्ट्रेंथन करना चाहिए इन कम्युनिटीज़ को। आपका कमिटमेंट जो होना चाहिए वो इस तरीके के लोकल के लिए होना चाहिए कि आप उन लोकल कम्युनिटीज़ को लाइवलीहुड प्रोवाइड करो, आप उन लोकल कम्युनिटीज़ को हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करो, क्लिनिक्स के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो, आप वहाँ पे स्कूल बनवाओ, आप वहाँ पे क्रेडिट की विंडोज़ ओपन करो, उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करो। दीज आर द थिंग्स विच यू शुड प्रोवाइड एट द लोकल लेवल, एट द विलेज लेवल। आपको ये सारी फैसिलिटीज़ विलेज लेवल में प्रोवाइड करनी चाहिए। न केवल इतना, आपको उन लोगों को स्किल डेवलपमेंट करने की कोशिश करना चाहिए, उनको प्रॉपर स्किल प्रोवाइड करो, नए पर्सपेक्टिव के साथ उनको रीइमेजिन करूंगी कम्युनिटीज़ को, सो दैट दे कैन अर्न अ लिविंग इन दैट एरिया एज वेल। और अगर वो बाहर जाके कमाना चाहें तो भी वो जाके कमा ले। तो आपको इस तरीके के लोकल को टारगेट करना है। The wrong kind of local would be to promote goods that are made in India through tariff quotas and new government procurement rules. Wrong kind of local क्या होगा कि आप इंडियन गुड्स को प्रमोट कर रहे हो टैरिफ के थ्रू, कोटा के थ्रू, न्यू गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट रूल्स के थ्रू। तो ये भी ज़रूरी है, लेकिन ये रॉन्ग काइंड ऑफ लोकल हो जाएगा। आपको जो राइट काइंड ऑफ लोकल है वो आप लोकल लेवल पे ही आप अचीव कर सकते हो। आप कोशिश करना चाहिए कि वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनको आप फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, इन सब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी इंक्लूड करना शुरू करूँगा। एजुकेशन प्रोवाइड करो ना, आप क्यों नहीं आप कर सकते, ठीक है ना। तो आपको ये करने की ज़रूरत है। तो अगर हम चाहते हैं कि सच में आप लोकल कम्युनिटीज़ का भला चाहते हो या लोकल कम्युनिटीज़ को भी इकॉनमी का पार्ट बनाना चाहते हो, तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा उनको भी। और उनको कैसे आप इंक्लूड करेंगे, वहाँ एजुकेशन, हॉस्पिटल, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके, ठीक है ना। तो what author has suggested, if we adequately fund, support and trust the local government and remain open to absorbing both the knowledge and products that other produce better than us, we can create a society where all, not just a few matter. Okay, तो हमको एक ऐसी सोसाइटी बनानी जहाँ पे all matter. If we still insist that everything can be made in India and close borders because a crisis sealed them temporarily, we open ourselves to mediocrity and isolation. तो हम ये नहीं कर सकते कि हम सारी चीज़ें को बोले कि हम मेड इन इंडिया यूज़ करेंगे। भाई जो चीज़ हम नहीं कर सकते वो हम नहीं कर सकते, वहाँ हमको ओपन भी रहना ज़रूरी है। तो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम कहाँ पे कर सकते, कहाँ पे नहीं। हाँ, जहाँ पे कर सकते हैं वहाँ पे ज़रूर हमको मेड इन इंडिया जाना चाहिए। और हमको लोकल लेवल को बिल्कुल उनको वल्नरेबिलिटी से बचाना है, वहाँ पे फोकस करना है, राइट काइंड ऑफ लोकल पे फोकस करना है, ठीक है ना। क्रॉसिंग द लाइन, अब ये आर्टिकल जो है ये लिखा गया है दिल्ली के ऊपर बेसिकली, क्योंकि दिल्ली ने रूल निकाला था अभी रिसेंटली कि वहाँ के जो दिल्ली के रेसिडेंट हैं उनको ही कोविड-19 का टेस्टिंग किया जाएगा, या उनको ही केवल इंक्लूड किया जाएगा जहाँ मतलब कि टेस्टिंग के लिए, और एसिम्टोमेटिक को ही इंक्लूड किया जाएगा। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये डिसीजन ओवरटर्न कर दिया। ऑथर यहाँ पे कह रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ पे अपने जो उनकी मतलब मिस गवर्नेंस था उसको छुपाने के लिए कर रही। क्यों? क्योंकि जो लॉकडाउन था ये 10 हफ्तों का, वो इसीलिए दिया गया था कि आपको अपनी
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। तो आप गवर्नमेंट ने किया क्या? ना उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए, ना टेस्टिंग फैसिलिटीज़ इंप्रूव की। आप अभी जाके बता रहे हो कि आपको 80,000 बेड की और ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए थी ना, लॉकडाउन इसी के लिए था, आपने ये किया नहीं, अब आप उसको छुपाने के लिए बेसिकली ये कर रहे हो। फ्लैटनिंग द क्लाइमेट कर्व, अब यहाँ पे ऑथर ने 2 कर्व बताए हैं, एक कर्व है कार्बन डाइऑक्साइड कर्व, दूसरा है आपका ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर कर्व। ये दोनों कर्व जो है ये ऊपर उठते हुए इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले ऑथर ने बात की है CO2 कर्व की, जो कि 18,000 साल पहले शुरू हुआ था ऊपर की ओर आना। इसके बाद 11,000 साल के आसपास जब CO2 का लेवल इतना हो गया कि बर्फ़ पिघल गई और ये सब चीज़ें हो गई, तो आपकी एग्रीकल्चर शुरू होता है। ऑथर ने बिल्कुल एग्जैक्टली बताया कि 11,000 ईयर्स पे जब ये बर्फ़ पिघल गई तो आपका फिर एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है। मतलब फ्रॉम अ मियर 0.2 बिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशन इन 1850, 1850 में अगर हम देखें तो 0.2 बिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशन होता था। ये जो एनुअल एमिशन है दैट इज इंक्रीज टू 36 बिलियन टन्स बाय 2018। अब जो है 36 बिलियन टन्स है। अगर इतना ज़्यादा CO2 एक्यूमुलेट होगा इन द एटमॉस्फेयर, वी कैन से दैट ह्यूमन लाइफ वुड हैव बीन अल्टर्ड बियॉन्ड रिकॉग्निशन। तो ह्यूमन लाइफ जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, ठीक है ना। यही जो CO2 का लेवल है वो कहीं तरीके से नेचर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। CO2 सिंक के तरह है ना, सिंक आपको पता है ना, जो कि CO2 को एब्जॉर्व करने का काम करता है। इसको कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन भी कहा जाता है। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन मतलब कि जब नेचर अपने सोर्सेज से उनको एब्जॉर्व करता है, चाहे फॉरेस्ट हो गए, चाहे आपका ओशियन हो गया, ये सब क्या करते हैं, रॉक्स हो गए, ये सब CO2 को एब्जॉर्व कर लेते हैं, उनको रोक लेते हैं। दूसरा जो कर्व है वो है आपका डायरेक्ट कंसिक्वेंस है पहले कर्व का, वो है आपका ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर कर्व। तो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर भी यहाँ पे ऑथर वही बात बता रहे हैं कि इंक्रीज़ होता दिख रहा है। 1975 तक तो नॉर्मल था, लेकिन 75 के बाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है ग्लोबल टेम्परेचर कर्व जो है। अभी कहा जा रहा है कि अगर अभी चीज़ों को रोका नहीं गया क्लाइमेट चेंज को, तो 4 डिग्री तक ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और ऐसा होता है पेरिस क्लाइमेट डील में 2 डिग्री से ऊपर की बात की गई कि 2 डिग्री से ऊपर नहीं रखना है, और अगर आइलैंड नेशंस को बचाना है तो 1.5 डिग्री से ही नीचे रखना पड़ेगा, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ऑथर ने वही टैकल करने के लिए सबसे पहले जो बात बोली वो है फाइनेंशियल डायमेंशन की, कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ऐसे केसेस में। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने $100 बिलियन देने का वादा किया था एनुअली, लेकिन आज तक ये 2009 के जो मीटिंग हुई थी COP 2009 में जो हुआ था उसमें ये बात कही गई थी, और आज तक केवल $70 बिलियन ही दिया गया है, $71 बिलियन ही दिया गया है। तो यहीं पे ऑथर ने वही चीज़ बोली कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं निभा रही हैं, और ये नेचर की काइंडनेस 2 डिग्री के बाद नहीं रहेगी। अभी तो नेचर काइंड है, लेकिन 2 डिग्री के बाद ये नेचर की काइंडनेस नहीं रहेगी, ऐसा ऑथर ने कहा है। तो हमको कोशिश करनी चाहिए क्लाइमेट चेंज को रोकने की। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।